हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडू अटैक। तो डियर, प्रीवियस लेक्चर में आपने EOQ का फॉर्मूला देखा था। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, इसका जो फॉर्मूला मेथड है उसको हम बॉमल मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि मिस्टर बॉमल ने ये EOQ फॉर्मूला जो है वो डिराइव किया था और इसके अजम्पशंस बताए थे। तो हमने देखा था कि EOQ का फॉर्मूला होता है 2AO अपॉन C का रूट, राइट, जहाँ पर A रिप्रेजेंट करता है एनुअल डिमांड को या एनुअल रिक्वायरमेंट और कंजम्पशन को। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है। तो ये जो एनुअल डिमांड, रिक्वायरमेंट और कंजम्पशन की हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसा चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो जिसमें आपको फ्लर की ज़रूरत होती है और साल भर में आपको 1 लाख kg फ्लर यानी आटे की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको साल भर में 1 लाख kg फ्लर की ज़रूरत पड़ती है तो दैट इज़ योर एनुअल डिमांड। एनुअल वर्ड का मतलब साल भर में। साल भर में आपको रॉ मटेरियल की कितनी यूनिट्स चाहिए, या आप साल भर में कितनी रिक्वायरमेंट है, या आप साल भर में कितना यूनिट रॉ मटेरियल का कंजम्पशन करते हो। दैट इज़ एनुअल डिमांड, रिक्वायरमेंट एंड कंजम्पशन। दूसरा हमारा क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। हमेशा याद रखिएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होगी ये पर ऑर्डर क्वेश्चन में गिवन होगी, यानी कि आप एक बार ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लगती है। और जो कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट है, नाम इसका होल्डिंग भी है और कैरी भी है, यानी कि इन्वेंट्री को गोडाउन में कैरी करने की कॉस्ट, ये हमेशा जो है आपकी पर यूनिट होनी चाहिए, यानी एक यूनिट को कैरी करने की आपकी कॉस्ट क्या होती है ये हम देखेंगे। तो फॉर्मूले का भी आज हम ऑपरेशन करेंगे आपके साथ मिलके। आप मेरे साथ बने रहिए और ऐसे ही मैं आपको मज़ेदार वे में पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। ये बहुत आसान है। तो आज हम इस फॉर्मूले का डिराइवेशन भी देखेंगे, क्योंकि वो जो डिराइव किया गया है, जो इसको इसका जो डेरिवेशन है वो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल उस डेरिवेशन पे बेस्ड होकर आता है, जिसमें हम ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है वो कंप्यूट करते हैं। तो अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपके लिए कोई भी न्यूमेरिकल जो है डियर वो डिफ़िकल्ट नहीं रह जाएगा। केवल आपके लिए मैं यहाँ पर हूँ और आपकी भलाई के लिए, जो आपको कॉलेजेस में बहुत सारे जो आपके माइंड में डाउट्स रह जाते हैं उसके लिए मैं यहाँ पर यूट्यूब में आपको पढ़ा रही हूँ। कोई भी दिक्कत होती है प्लीज़ कमेंट में लिखना मत भूलिएगा और एनकरेज भी करिएगा कमेंट्स में, राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। पहले हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा, फिर हम देखेंगे कि इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे हुआ है, राइट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम फिगर देख रहे हैं कि एनुअल डिमांड को हमने फॉर्मूले में क्या बोला, ए बोला, ठीक है। ए आपका गिवन है 1 लाख kg, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि ओ आपका गिवन है ₹500 पर ऑर्डर। परचेज प्राइस आपका गिवन है ₹10 पर kg, यानी एक यूनिट का आपको गिवन है परचेज प्राइस, और कैरिंग कॉस्ट आपको परसेंटेज में गिवन है। तो डियर, मेरी एक टिप यहाँ पे आपको हमेशा याद रखनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जब कभी भी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में गिवन हो, ठीक है, व्हेन कैरिंग कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज, राइट, तो हमेशा परसेंटेज आप किस चीज़ का निकालोगे, परचेज प्राइस का निकालोगे। यह हमेशा याद रखना। या तो कैरिंग कॉस्ट रुपीज़ में गिवन होगी पर यूनिट की आपको,
कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दी होगी। अदरवाइज कभी भी कैरिंग कॉस्ट अगर आपको परसेंटेज में दी है तो हमेशा याद रखना वो परसेंटेज होगा परचेज प्राइस का। क्वेश्चन में ना भी दिया हो कि वो परसेंटेज आपको परचेज प्राइस का निकालना है तो भी आप हमेशा किसका निकालेंगे, परचेज प्राइस का निकालेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे जो कैरिंग कॉस्ट 10% पर एनम है तो हम यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम कैरिंग कॉस्ट ₹10 का 10% यानी कि ₹1 पर केजी हमारी कैरिंग कॉस्ट है। तो हमने परसेंटेज किस पे अप्लाई किया, परसेंटेज हमने परचेज प्राइस पे अप्लाई किया। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अभी हम इसको एक ट्रायल एंड एरर मेथड से जो है वो सॉल्व करेंगे। इसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है, राइट। चलिए तो लॉजिक देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन मैंने ब्रीफ में यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पे कुछ कॉलम्स मैं बनाने जा रही हूँ, ट्रायल एंड एरर मेथड कर रहे हैं। अभी हम फॉर्मूला जो है डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर रही हूँ। आपको बॉमल का जो मिस्टर बॉमल ने जो लॉजिक लगाया है यहाँ ईओक्यू में वो मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रही हूँ। तो पहला कॉलम हम ले लेते हैं साइज ऑफ ऑर्डर का, ठीक है, मतलब कि लॉट का साइज क्या हो, एक बार हम कितने यूनिट्स मंगवा सकते हैं। तो हमने पहला कॉलम ले लिया साइज ऑफ ऑर्डर यानी कि लॉट साइज का। दूसरा कॉलम हमने लिया नंबर ऑफ ऑर्डर्स का, ठीक है। तीसरा कॉलम हमने लिया एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब साल भर में कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी टोटल, वो हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम हमने लिया एनुअल कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, वो हम यहाँ पर रुपीज़ में निकालेंगे। और नेक्स्ट कॉलम हमने लिया टोटल कॉस्ट, ठीक है, वो भी हम यहाँ रुपीज़ में निकालेंगे। और जो टोटल कॉस्ट होगा वो हमारे इस कॉलम ए और बी का जो है वो टोटल होगा, यानी ए प्लस बी जो कॉलम है उसके अमाउंट को हम टोटल कर देंगे। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में हम देख रहे हैं, हमने देखा हमारा एनुअल डिमांड है 1 लाख केजी। जैसे मैंने आपको फ्लर का एग्जाम्पल दिया था कि साल भर में हमें 1 लाख केजी फ्लर आटे की ज़रूरत है। तो ये हो सकता है कि हम 1 लाख केजी एक ही बार में मंगवा लें, येस और नो। ट्रायल एंड एरर मेथड कर रहे हैं, ठीक है। साइज ऑफ ऑर्डर्स हम यहाँ पे केजी में लिखेंगे, ठीक है, येस और नो। 1 लाख एक बार में मंगवा सकते हैं। अगर एक बार में मंगवाते हैं तो हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। हमें एक बार ऑर्डर करने पे कितना रुपए खर्च हो रहा है, 500 रुपीज़ जो है वो खर्च हो रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 500, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 500। और कैरिंग कॉस्ट जो हम लेते हैं हमारी 1 रुपी पर यूनिट है। तो हम एवरेज बेसिस पे लेते हैं, कैरिंग कॉस्ट हम किस पे लेते हैं, एवरेज बेसिस पे लेते हैं। ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगी, ये अजम्पशंस में से है। तो एवरेज का मतलब क्या हुआ, जो हमारी क्वांटिटी है, जो हमारी क्वांटिटी है, ऑर्डर क्वांटिटी या लॉट साइज जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, उसका एवरेज यानी डिवाइडेड बाय 2 ले रहे हैं। ये अजम्पशन है, ये बॉमल मॉडल का एजम्पशन है। इस पे हम डिस्कशन करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स को करने के बाद। पूरा हम ईओक्यू का ऑपरेशन करेंगे डियर, बस मेरे ऊपर आप फेथ रखिए। ऐसा होगा नहीं कि आपको इस फॉर्मूले में कुछ समझ में ना आए, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एवरेज का मतलब ये हुआ कि जो भी क्वांटिटी हम ऑर्डर कर रहे हैं उस क्वांटिटी का हाफ
एवरेज पे हमारा पैसा जो है कैरिंग कॉस्ट लगेगा, यानी 1 लाख यूनिट्स है तो एवरेज यानी डिवाइडेड बाय 2 हमने यहाँ पे क्या माना 50,000, ठीक है। तो 50,000 यूनिट्स है और कैरिंग कॉस्ट अभी हमने 1 रुपी पर यूनिट निकाला था, तो यहाँ पे हमारा हो गया 50,000 इंटू 1 यानी 50,000 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं टोटल हमारा हो गया 50,500 रुपीज़, राइट। चलिए दूसरा हम ट्राई करते हैं। अगर हम 1 लाख यूनिट्स को 2 बार में मंगवाएं, टोटल 1 लाख है 2 बार में मंगवाएंगे तो एक बार में 50,000 यूनिट्स जो है वो ऑर्डर करेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर हमारा कितना हुआ यहाँ पर 2, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना हुआ 2। एक बार ऑर्डर करने में 500 लगता है, तो 2 बार ऑर्डर करने में 2 इंटू 500 करेंगे कितना लगेगा 1000। अब की बार 50,000 यूनिट्स मंगवाई है तो इसका हाफ कितना हो जाता है 25,000, और एक यूनिट यानी 1 केजी को रखने में 1 रुपये लग रहा है, तो 25,000 केजी को रखने में कितने लगेंगे 25,000, और यहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट आता है 26,000, ठीक है। अब हम और अगर हम 1 लाख यूनिट को 25,000 करके 4 बार में मंगवाएं, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे क्या हैं 4, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे क्या हैं 4, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे 4 हैं, ठीक है, तो इन दैट केस आपका 4 टाइम्स ऑर्डर होगा और 500 इंटू 4 आपका होता है ₹2000, ठीक है, ₹2000, और आपका एनुअल कैरिंग कॉस्ट होता है 12,500, क्योंकि 25,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ₹1, 12,500, ठीक है। और टोटल आपका आ जाएगा 14,500, राइट। चलिए अब हम कहते हैं हम 5 ऑर्डर्स में मंगवाएंगे सामान, यानी एक बार में हम कितनी यूनिट्स मंगवाएंगे 20,000। तो 20,000 यूनिट्स अगर हम एक बार में मंगवाते हैं और साल भर में हमारी 1 लाख की रिक्वायरमेंट है तो हम 5 बार ऑर्डर करेंगे। 5 बार ऑर्डर करेंगे तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगेगा 2500, 500 इंटू 5 2500। एक बार में आपने 20,000 मंगवाया है तो एवरेज मतलब हाफ इन्वेंट्री में आपका 10,000 kg इंटू ₹1, 10,000 रुपीज़, और यहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट आ गया 12,500 रुपीज़, राइट। अब हम अगर 10,000 का लॉट क्वांटिटी एक बार में ऑर्डर करते हैं तो साल भर में हमारे ऑर्डर कितने हो जाएंगे 10, ठीक है। 10 इंटू 10,000 करेंगे तो 1 लाख, अगर 10,000 यूनिट्स हम मंगवाते हैं तो एक बार में, और यहाँ पे 500 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 5,000, ठीक है। अब 10,000 का हाफ होता है 5,000, यहाँ पे भी कितना आएगा आपका कैरिंग कॉस्ट 5,000 kg इंटू ₹1 5,000, और यहाँ पर टोटल कॉस्ट आपका कितना आ रहा है 10,000, ठीक है। अब चलिए ऑल लॉट साइज छोटा करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है 5,000 अगर हम एक बार में मंगवाएंगे तो साल भर में टोटल ऑर्डर होंगे हमारे 25,000। 1 लाख डिवाइडेड बाय 5,000 कर लेंगे तो 20 ऑर्डर्स होंगे, ठीक है। और 20 ऑर्डर्स मतलब 500 रुपीज़ के हिसाब से आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट जाएगा 10,000 रुपीज़, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट आपका जाएगा 2500, और टोटल क्या हुआ हमारा 12,500। अरे ये क्या हुआ, टोटल कॉस्ट तो फिर से बढ़ने लगा। पहले तो टोटल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा था, लेकिन अब टोटल कॉस्ट क्या हुआ फिर से बढ़ने लगा, ठीक है। इसके बाद एक और हम लॉट साइज ट्राई करते हैं 1000। तो अगर हम 1000 यूनिट या केजी एक बार में मंगवाते हैं तो हमें 100 बार ऑर्डर देना पड़ेगा। 100 बार ऑर्डर देने का मतलब है कि हमें 50,000 का जो है वो कॉस्ट लगेगा 100 इंटू
500 कितना आया 50,000, ठीक है। और कैरिंग कॉस्ट हमारी 1000 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 500 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाई 2 500 kg इंटू 1 500 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है 50,500। अरे ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इट मीन्स अगर मैं इस ट्रायल एंड एरर मेथड में यहाँ पर देखूँ तो सबसे कम कॉस्ट है, कौन सी सबसे कम कॉस्ट है, आप यहाँ पे देख के बताइए। 12,500 नहीं, इससे भी कम है। 12,500 नहीं, 10,000 है यहाँ पे, इससे भी कम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 10,000 यहाँ पे क्या है, सबसे कम है कॉस्ट। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट एक दूसरे के बराबर हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, बराबर है। और हमारा सबसे बेस्ट जो लॉट साइज हुआ दैट इज 10,000। हमें एक बार में 10,000 kg का ऑर्डर देना चाहिए, यानी साल भर में 10 ऑर्डर्स देने चाहिए, जिससे हमारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का जो टोटल है वो सबसे कम रहेगा। ये आपने रिजल्ट निकाला एनालिसिस करके। तो क्या आपको याद है हमारी भूली बिसरी यादें, हमने क्या पढ़ा था? हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? चलिए मैं तो हुई, मैं ही याद दिला देती हूँ। यहाँ पे हमने ये पढ़ा था, यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें तो यहाँ पे हमारी आ रही थी क्वांटिटी यानी ऑर्डर साइज, रीऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर साइज, या जिसको हम क्या बोलते हैं क्यू, या जिसको हम बोलते हैं लॉट साइज एक्स एक्सेस पे, और वाई एक्सेस पे हमारा आ रहा था एनुअल कॉस्ट। तो यहाँ पर देखिए आपका ईओक्यू कहाँ आया था, जहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, ब्लैक लाइन होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट ब्लू लाइन, जहाँ पर एक दूसरे को टच कर रहे थे वही हमारा ईओक्यू था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी था। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब वो क्वांटिटी, वो ऑर्डर साइज जहाँ पे टोटल कॉस्ट यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट जो है वो इक्वल रहती है, और यहीं पे हमारा सबसे कम कॉस्ट लगता है। आप देख रहे हैं टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का मतलब मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, टोटल कॉस्ट का मतलब यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपकी रेड लाइन है इसमें सबसे कम पॉइंट तो यहीं पे आया ना, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर क्या है ट्रायल एंड एरर मेथड में पूरी करके दिखाई है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब आप देखिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए पूरा जो है ट्रायल एंड एरर मेथड जो है पूरा किया था, पूरी टेबल बनाई और आपको आंसर निकाल के दिखाया, ठीक है। लेकिन सेम आंसर, क्योंकि ये हमारा किस पे बेस्ड है, बॉमल मॉडल पे, तो सेम आंसर हम यहाँ पर फॉर्मूला के बेसिस पे भी निकाल सकते थे। हमें क्या निकालना था, एक लॉट साइज, ऑर्डर साइज, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्यू निकालना था, और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 2AO/C का रूट, ठीक है। तो हमारी क्वेश्चन में ए क्या था, यहाँ पे हमने लिखा 2, ए था 1 लाख kg, ये देखिए 1 लाख kg, ओ क्या है 500, और कैरिंग कॉस्ट क्या है 1, ठीक है। तो अगर हम इसको 2 लाख इंटू 1 लाख इंटू ओ में 500 रुपीज़ डिवाइडेड बाय सी में 1 रुपी करके रूट निकालते तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या निकलता, 10,000 kg। हमेशा याद रखिएगा ईओक्यू ऑर्डर साइज, लॉट साइज पूछ रहा है वो, लॉट साइज ऑर्डर्ड क्वांटिटी, ठीक है,
वो पूछ रहा है जो ऑर्डर क्वांटिटी आपको सबसे सस्ती पड़ेगी, दैट्स वाई इसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। तो हम ऐसे एक बार में फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते थे। तो ये तो हम कर रहे थे ऑपरेशन, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम तो इस पूरे फॉर्मूले का ऑपरेशन करके भी देखेंगे। चलिए तो देखते हैं फॉर्मूला कैसे बना। तो जब मैं अभी आपको टेबुलर मेथड समझा रही थी तो आपको मैंने कहा था कि एनुअल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं। एनुअल कैरिंग कॉस्ट हम कैसे निकाल रहे थे, तो आपने कहा कि हम निकाल रहे थे जो एवरेज इन्वेंट्री लेवल था, जो कि हम हाफ मानते थे ऑर्डर साइज का। हाफ क्यों मानते हैं ये अभी हम समझेंगे, राइट। अभी अजम्पशंस पे हम समझेंगे, जब हम थोड़े से न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद जब हम सारे अजम्पशंस पढ़ेंगे तब हम समझेंगे इसको। और यहाँ पे हमने देखा था कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो एवरेज इन्वेंट्री लेवल हम क्या निकाल रहे थे, अगर मैं कहूँ ऑर्डर साइज, लॉट साइज, यानी कि ये जो पहला कॉलम हमने बनाया, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, क्यू। मतलब लॉट साइज 1 लाख है, लॉट साइज 50,000 है, 25,000 है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉट साइज या ऑर्डर साइज, राइट, ठीक है। तो क्यू को हम क्या कर दे रहे थे, एवरेज के नाम पे डायरेक्ट हाफ कर दे रहे थे, ठीक है। और उसके बाद जो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ था उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो हमें समझ में आया कि एनुअल कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है Q डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी, राइट। ऐसे ही एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या था, हम देख रहे थे नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड पर एनम, मतलब कि साल भर में कितने ऑर्डर प्लेस हम कर रहे हैं। और यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम कैसे निकाल रहे थे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम निकाल रहे थे कि जो भी हमारी एनुअल क्वांटिटी थी, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, देखिए आपने टैबुलर मेथड में कैसे निकाला है। एनुअल डिमांड थी 1 लाख, 1 ऑर्डर था तो 1 लाख था, यानी 1 लाख अपॉन 1 लाख क्या आया, नंबर ऑफ ऑर्डर 1 लाख को 2 टाइम्स में मंगवाना है, 2 ऑर्डर्स में, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, एक बार में 50,000 मंगवा रहे हैं तो आपका क्या आया 2, यानी नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या हुआ, A डिवाइडेड बाई Q। एनुअल रिक्वायरमेंट को आपने लॉट साइज से डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या निकला, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का हमारा फॉर्मूला है A डिवाइडेड बाय Q, ठीक है, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, O। डियर, ये जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि एनुअल कैरिंग कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला है Q बाई 2 इंटू सी, और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला है A बाई Q इंटू O। ये आपको याद रखना है डियर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आई होप कि आपको इनका लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है हम कैलकुलेट करते हैं EOQ को, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल एनुअल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, एनुअल
कैरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एनुअल कैरिंग कॉस्ट हमारी क्या थी, Q/2 मल्टीप्लाई आपने किया C से। ठीक है, ये हो गई कैरिंग कॉस्ट प्लस A/Q और मल्टीप्लाई किया आपने O से, तो ये हमारी निकल आई ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो आप ऐसे टोटल एनुअल कॉस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, चाहे तो आप ऐसे निकाल लीजिए और एक और फॉर्मूला रहता है उसको आप याद कर सकते हैं, 2AOC। A मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, ठीक है, O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, C मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तीनों को मल्टीप्लाई करके अगर आप रूट कर देते हैं तो यहाँ पर आपका टोटल एनुअल कॉस्ट डायरेक्टली निकल आता है। दोनों से आंसर आपका सेम रहेगा, दोनों से आपका आंसर सेम रहेगा, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, ये सारे फॉर्मूलाज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी तक मैंने आपको EOQ का फॉर्मूला बताया, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बताया, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया। टोटल एनुअल कॉस्ट को आप एनुअल कैरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐड करके भी निकाल सकते हो, और एक और शॉर्टकट है 2AOC का रूट, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। राइट, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अब देखते हैं कि EOQ का फॉर्मूला कैसे आता है। तो इतना पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऑप्टिमम द ऑप्टिमल लेवल ऑफ ordered quantity occurs when annual ordering cost for a material are exactly equal to the annual carrying cost। अभी आपको मैंने प्रूफ किया था कि EOQ तभी अकर होगा जब आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट किसके बराबर होगा, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट के बराबर होगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये देखा कि जो एनुअल कैरिंग कॉस्ट है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट बराबर होनी चाहिए एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के। ठीक है, तो एनुअल कैरिंग कॉस्ट है हमारी Q/2 इंटू C और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट है A डिवाइडेड बाय Q इंटू O। राइट, और हमें क्या निकालना है, हमें Q निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें Q निकालना है। तो यहाँ का Q आपका राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड पहुँचा देते हैं, तो हमारा हो गया Q², ये हमारा हो गया Q²। ठीक है, और 2 जो है वो आपका राइट हैंड साइड पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो 2AO हो गया, और C को भी हम राइट हैंड साइड पहुँचा देते हैं, तो हमारा ये आ गया C। राइट, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम Q कैसे निकालते हैं, 2AO/C का रूट, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, डेराइव हो गया। ठीक है,
तो इस ढंग से आप देखते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला जो है बॉमल भाई साहब ने डिराइव किया। ठीक है, एक और थ्योरेटिकल चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर कि आखिर ऑर्डरिंग कॉस्ट में आता क्या क्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं परचेज डिपार्टमेंट एक्सपेंस, यानी कि एक कंपनी है उसका परचेज डिपार्टमेंट है जो परचेज ऑर्डर प्लेस करता है, उसके सारे एक्सपेंस किस में आएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएंगे। ठीक है, सप्लायर से जाकर बार बार मीटिंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अगर अलग अलग सप्लायर से ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट। रॉ मटेरियल पैकेजिंग की कॉस्ट, ठीक है, बार बार पैक होकर आता है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन, जितनी बार ऑर्डर आएगा उतनी बार डिलीवरी होगी तो डिलीवरी की जो कॉस्ट है। इसके बाद आप जितनी बार ऑर्डर आएगा उतनी बार जो डिलीवरी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कभी कभी सामान आता है तो आप उसको रास्ते का इंश्योरेंस करवाते हैं, उसकी कॉस्ट। अब बार बार सामान आएगा आप उसका इंस्पेक्शन करवाएंगे, ठीक है, उसको बाय करने की कॉस्ट देखेंगे कि सही आया है कि नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद आप सप्लायर को बिल का पेमेंट करेंगे और अगर पेमेंट करने के लिए बार बार कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट जा रही है तो वो सारी चीज़ें आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आती हैं। बाकी हम न्यूमेरिकल बहुत ढेर सारे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है। ऐसे ही कैरिंग कॉस्ट में अगर हम बात करें, गोडाउन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं, स्टोरेज से रिलेटेड लाइक सैलरी हो गया स्टोर कीपर का, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया गोडाउन का, ठीक है, इंश्योरेंस ऑफ मटेरियल इन स्टोर रूम, गोडाउन में जो सामान रखा है लॉन्ग टर्म के लिए उसका आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, उस मटेरियल की देख रेख कर रहे हैं। हैंडलिंग कॉस्ट, भाई देख रेख करना पड़ेगा ना कि सामान ख़राब ना हो, मे भी कुछ सामान ऐसा हो, जैसे अगर मैं फूड आइटम की बात करूँ उसको धूप लगाना है, कुछ ऐसा करना है तो देख रेख, ठीक है। उसके बाद आपका उस सामान में फंड ब्लॉक है, आप वो फंड आपका मटेरियल के फॉर्म में, स्टॉक के फॉर्म में गोडाउन में रखा है, वो आप कहीं यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है भाई, और कहीं अगर आप उसको बैंक में जमा करके म्यूचुअल फंड में लगा रहे होते तो आपको रिटर्न मिल रहा होता, तो वो आपने पैसा कहाँ रख रखा है, आपने स्टॉक में ब्लॉक कर रखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ऑब्सोलेंस रिस्क, भाई सामान रखे रखे गोडाउन में पड़ा पड़ा पुराना हो गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, या पेरिशेबल आइटम है, फूड आइटम पेरिशेबल होता है, ज़्यादा टाइम तक रखा रहता है तो ख़राब हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, कैरिंग कॉस्ट में आती हैं। तो यहाँ पर हमने EOQ का ऑपरेशन कर लिया है। अब हम आगे की क्लासेस में पहले कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम EOQ के एजम्पशंस पढ़ेंगे। अगर आपको EOQ थ्योरी में लिखने को आता है तो आपको EOQ का मीनिंग लिखना है, आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का मतलब बताना है। आप फॉर्मूला डिराइव करके भी बता सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है तो। और साथ ही साथ अभी न्यूमेरिकल करने के बाद हम EOQ के एजम्पशंस को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो एजम्पशंस आपको लिखने मस्ट हैं जब भी EOQ के बारे में पूछा जाता है। तो अभी हमारा EOQ की थ्योरी में एजम्पशन बचा हुआ है। आई होप डियर आपको ये पूरी चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपके लिए काफ़ी ये इजी बन गया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताना ना भूलें कि आपको ये चीज़ समझ में आई है कि नहीं आई है, और प्रॉमिस करिए कि ऐसे ही नॉलेज के लिए आप बने रहेंगे मेरे साथ। ओके, थैंक यू डियर।